हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। जैसा आपको पता ही कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये हमारा क्लोज टेस्ट है, एक बार आप देख लो फिर हम करते हैं। ठीक है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट है, डैश बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट या तो स्टार्ट किया गया होगा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा, या वो स्टार्ट करने वाले होंगे, इज या फिर प्लानिंग कर रहे होंगे, इज डैश एम्बिशियस प्रोजेक्ट विद एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान। कह रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान है, दैट जिसके अंदर कंप्राइजेज एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसमें ICTT है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, उनके पास कंटेनर होते हैं सामान ले जाने वाले, तो वो कंटेनर का एक तरीके से ये एक स्टेशन है कि यहाँ पे आके रुकेंगे, है ना, और फिर और जगह ले जाने में आसानी होगी। विद अ कैपेसिटी ऑफ 14.2 मिलियन TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब जो कंटेनर होंगे वो सारे 20 फीट के होंगे, और इतने हम 14.2 मिलियन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसमें ये जो एम्बिशियस प्लान है उसमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट होंगे, मतलब गैस और सोलर और पावर प्लांट होगा। एंड टाउनशिप ऑफ एन एरिया ऑफ 16,610 हेक्टेयर्स, और उसमें 16,610 हेक्टेयर की टाउनशिप होगी। द प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक डिफेंस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है एक तरीके से रणनीति के लिए, रक्षा के लिए और राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म ग्रेटर नोएडा इनटू अ मेजर हब ऑफ मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी इन द इंडियन ओशन रीजन। कह रहे हैं ये जो ग्रेटर नोएडा है इसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, बदला जा रहा है एक मेजर हब मैरीटाइम में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरीके से इसको जितनी भी समुद्री यात्राएं जुड़ी हैं, समुद्री चीज़ों से काम जुड़े हैं, उसके एक हब बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया जा रहा है उसका, और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी का भी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। द प्रोजेक्ट डैश नो थ्रेट टू द आइलैंड ट्राइबल ग्रुप, और ये जो प्रोडक्ट है ये किसी तरीके का भी खतरा, जो वहाँ के आइलैंड में ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है। डज नॉट कम इन द वे ऑफ एनी स्पीसीज, और वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज हैं जानवरों की, उनके लिए भी एक तरीके से मतलब ये बीच में नहीं आ रहे हैं, उनके हैबिटेट को नहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं ना, मतलब उनकी जितनी भी सराउंडिंग है उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। एंड डज नॉट डैश इको सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, और एक तरीके से वहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मतलब जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, उसको भी खराब नहीं किया जा रहा है, ना छुआ जा रहा है। देखो पहला वाला करने की कोशिश करो। द ग्रेट निकोबार आइलैंड, देखो ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। क्या किया गया होगा? इन्विसेज, इन्विसेज का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करना या फिर उसको विचार करके स्टार्ट करना। इन्विसेज होगा यहाँ पर? नहीं। इन्विसेजिंग होगा? नहीं। बताता हूँ क्यों। ये क्यों नहीं होगा? ये होगा, इन्विसेज्ड होगा, इन्विसेजेस नहीं होगा। ये जब देख रहे हो ना तो ये एक तरीके से है पार्टिसिपल फ्रेज आना चाहिए, वो इसके बारे में बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इन्विसेजिंग क्यों नहीं होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये एक्टिव वॉइस का सेंस देता है। ठीक है, और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये देता है पैसिव वॉइस का सेंस। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? पैसिव वॉइस का सेंस चाहिए। ये आइलैंड के ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एक तरीके से कल्पना की थी इसकी, तो क्या होगा? इन्विसेज्ड होगा। ठीक है। डैश एम्बिशियस प्रोजेक्ट विद एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान। कैसा प्रोजेक्ट? एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा है ये प्रोजेक्ट जो है। देखो अभी बात चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि इसने पहले यहाँ बता दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ये बात कंटिन्यू है, तो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, क्योंकि एम्बिशियस ये जो एडजेक्टिव लगा है ये वॉवेल साउंड वाला है, एन आना चाहिए। द क्यों नहीं आएगा? ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक तरीके से बात चली रही है इस प्रोजेक्ट की,
तो हम द को नहीं लगाएंगे। नो आर्टिकल कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, तो एन आएगा। ठीक है। द प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस डैश डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म, किस लिए डिजाइन किया गया था ये भाई? ग्रेटर निकोबार को एक मैरीटाइम हब बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी वहाँ पे बढ़िया करने के लिए। वॉज वर तो आएगा नहीं क्योंकि बात अभी प्रेजेंट में चल रही है, एक तरीके से काम हो रहा है ये, तो वॉज वर तो आएगा नहीं। द प्रोजेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। द प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। इज डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म ग्रेट निकोबार। द प्रोजेक्ट डैश नो थ्रेट, वो जो प्रोजेक्ट है किसी तरीके का भी खतरा नहीं है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। पजेसेस मतलब कोई चीज क्रिएट करना है ना, कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करना, तो ये वर्ब है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखना। एलिविएट्स का मतलब क्या होता है? राहत देना, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, तो ये तो आएगा नहीं। लेसन का मतलब सबको समझ में आ गया, वो कम करना। विलीफाइज का मतलब होता है किसी को अपमानित करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पजेस होगा। ठीक। डज नॉट कम इन द वे ऑफ एनी स्पीसीज एंड डज नॉट डैश द इको सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, मतलब जो रीजन का इकोसिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस था उसको भी वो नहीं खराब कर रहे थे। क्या होना चाहिए इसमें? सेफ गार्ड। देखो डज नॉट लगा है तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, पहली बात समझ लो। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, ये तो आएगा नहीं। कॉन्डोन का मतलब होता है अनदेखा करना, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। डेलिनिएट का मतलब होता है किसी चीज को सही से एक तरीके से डिस्क्राइब करना, किसी चीज को सही से बताना, तो ये भी नहीं है। जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। डज नॉट जियोपार्डाइज, वो किसी तरीके से भी इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उस रीजन को, तो क्या होगा? मतलब वो जो प्रोजेक्ट है वो, तो जियोपार्डाइज। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग वाला खेल था यहाँ पे, जिसको पता होगा उसने पकड़ लिया होगा। अभी 6th वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? पैराजम्बल है। ठीक है, इसमें क्या है? पहला फिक्स है और सेकंड फिक्स है। ABCD को हमको अरेंज करना है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। और हाँ, आप लोग में से बहुत से लोग ये कहते हैं सर ये 2-2 स्लाइड में मत लाइए, ये मत करिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेपर वाले दिन क्या करोगे? क्योंकि वहाँ तो सिस्टम स्लो होता है ना, सबको पता है हालात क्या है। वहाँ पे ऐसा होगा तो क्या करोगे? अभी सीख रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, कोई बात नहीं, मगर मॉक में ये सब मत किया करो, प्रैक्टिस किया करो कि याद रहे सेंटेंस थोड़ा सा। ये ना हो कि एक ही स्लाइड में हो तभी हम कर पाएंगे, भूल जाओ फिर SSC CGL। इट इज़ फैंटास्टिक टू सी इंडिया, कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है जो इंडिया जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, टेक द ग्लोबल स्टेज एज होस्ट ऑफ द G20, जो कि G20 को होस्ट कर रहा है। अ वाइटल फोरम फॉर फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कह रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है कि ये जो G20 में जितने भी देश समूह हैं इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। सेकेंड सेंटेंस देखो, कोलैबोरेशन ऑन इश्यूज सच एज ग्लोबल वैल्यू चेन रेजिलियंस, और कह रहा है कि जो सहयोग है किन इश्यूज में, जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन रेजिलियंस होगा, इसको मजबूत करना। ग्लोबल वैल्यू चेन से मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई प्रोडक्ट किसी एक देश में बना, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल बना, मान लो चाइना में सर्किट्स बने, वो इंडिया में आए, उसके मोबाइल बन गए, ठीक है, और फिर मोबाइल की जो पैकिंग है वो वियतनाम में होने लगी और फिर अमेरिका में जाके बेच दिया, है ना। एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन हो जाए, इज की टू हार्नेसिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड। कह रहा है ये तभी ये एक ऐसी चाबी है कि ये जो पूरा ग्लोबल ट्रेड हम उसका पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, किससे सेंटेंस स्टार्ट करें यहाँ पे ध्यान देते हैं पहले। रिकवर्ड पावर्स टू फोर्ज ट्रेड डील्स विद बूमिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया। रिकवर्ड पावर्स दोबारा पा ली गई है कि वो दोबारा ट्रेड कर सकें कैसी इकोनॉमीज के साथ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कि एग्जाम्पल दिया है इंडिया का। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ लॉन्ग हेल्ड द बिलीव, यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत समय से ऐसा मानना है, इन ट्रेड एज अ फोर्स फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, कि जो ट्रेड में है वो एक एज अ
फोर्स है ग्रोथ का और प्रॉस्पर्टी का, मतलब व्यापार विकास का और समृद्धि का। ठीक है, यहाँ पे BC एक पेयर दिख रहा होगा आपको। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ लॉन्ग हेल्ड द बिलीफ, यूनाइटेड किंगडम ऐसा काफ़ी समय से मानता आया है कि ट्रेड जो है वो एक ताकत है जिससे हम ग्रोथ के लिए और प्रॉस्पर्टी के लिए, तो दिख रहा है ना BC एक हमें पेयर दिख रहा है। यहाँ पे BC है नहीं, BC है नहीं, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच होती है। इट इज़ वाई, इसीलिए वी एडवोकेट फॉर फ्री एंड फेयर ट्रेड एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम फ्री एंड फेयर ट्रेड को एडवोकेट करते हैं, मतलब सपोर्ट देते हैं। कहाँ पे? WTO में। एंड वाई वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आर न्यूली, और यही कारण है कि हम सब अपनी, अब क्या चीज़ है देखते हैं। BC तो पेयर है, वो यहाँ पे आ गया। D वो बता रहा है कि हम इसीलिए फ्री एंड फेयर ट्रेड को सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और यही कारण है ये जो हमारी नई रिकवर्ड पावर है, जो दोबारा मिली शक्तियां हैं हमको, का हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि हम भारत जैसे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के साथ ट्रेड कर सकें। तो BCDA देखो, यहाँ पे पहला था, बताया गया कि भारत जो होस्ट कर रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ा सबसे, ये अच्छी बात है कि वो समूह से जो अलग अलग देशों से, मतलब इनका कॉपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे B क्यों लिया हम लोग ने कि अचानक से यूनाइटेड किंगडम की बात हो गई और जो सारे सेंटेंस थे वो तुरंत मैच नहीं कर रहे थे, एक नया सेंटेंस आ गया था और BC पेयर बना ही रहे थे। उसके बाद चीज़ें क्या कहते हैं एकदम फ्लो में आ गई, इसीलिए हमने B से स्टार्टिंग करी। ठीक है, ये 7th वाला देखो, ये भी पैराजम्बल है, खुद से करने की कोशिश करो। इट इज़ पास्ट मिडनाइट, मतलब आधी रात हो चुकी थी। ऑल इज काम बट नॉट क्वाइट, सब कुछ शांत था मगर कहीं से कुछ न थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी। अ फ्यू अदर डॉग्स फ्रॉम नियर एंड फार, कुछ जो डॉग्स थे जो पास थे और दूर थे, रेस्पॉन्ड टू द बार्किंग, कहीं से भौंकने की आवाज़ आ रही थी तो उसको रेस्पॉन्ड कर रहे थे, जवाब दे रहे थे भौंक के। ईच क्रिएटिंग इंडिविजुअल हाई डेसिबल सर्कल, हर जो डॉग था वो एक सर्कल बना रहा था हाई डेसिबल, मतलब साउंड का, मान लो यहाँ भौंक रहा है तो आवाज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ऑफ अ हाफ किलोमीटर रेडियस, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? हाफ किलोमीटर है। ठीक, अ डॉग बिगिंस टू बार्क इन अ मेजर्ड वे, और जो डॉग्स थे वो नियंत्रित रूप से भौंक रहे थे। नॉट फॉर और एट एनीथिंग पर्टिकुलरली, किसी के ऊपर पर्टिकुलरली नहीं भौंक रहे थे वो, बट एज दो जस्ट इस्टेब्लिशिंग इट प्रेजेंस, सिर्फ ये दिखाने के लिए भौंक रहे थे कि वो वहाँ पे उपस्थित हैं, मतलब वो वहाँ पे हैं। एंड वेक्स अप हाउस होल्ड्स अराउंड अ हाफ किलोमीटर रेडियस, और वो भौंक भौंक के जितने भी हाफ किलोमीटर में घर थे उन सब लोगों को जगा के रख दिया था। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस हमारा? भाई आधी रात में ही भौंकेंगे, तो A से स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो बता रहा है आधी रात कैसी है, सब कुछ काम है, कहीं से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, B। ठीक है, उसके बाद जो डॉग्स थे उन्होंने नियंत्रित रूप से, एक तरीके से नियंत्रण रखते हुए भौंकना स्टार्ट किया। किसी के ऊपर नहीं भौंक रहे थे मगर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे और लोगों को जगा रहे थे, D हो गया। अब कुछ आसपास के जो डॉग थे या दूर के थे वो इनकी भौंकने की आवाज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो एक तरीके से सर्कल बना रहे थे काफ़ी बड़े, मतलब आधे किलोमीटर की आवाज़ का। तो EBDC समझ में आया? तो क्या होगा हमारा ऑप्शन A होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन 8 देखो, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, रीना सेड टू द बॉय, रीना ने बॉय से, लड़के से कहा था, व्हाट द मैटर, क्या मैटर है, क्या हो गया? वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? बी चेयरफुल, खुश रहो। व्हाट द मैटर, ये क्या है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव। बी चेयरफुल क्या है? खुश रहो, एक तरीके से कमांड है या फिर एडवाइस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं वर्ब से पहले, दैट वेट नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में बताया था, अब बताने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये WH वाली फैमिली है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, बाद में वर्ब जाएगी। एक तरीके से नॉर्मल सेंटेंस की तरह इसको हम बना देंगे, हम इंट्रोगेटिव नहीं करते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब ऑप्शन देखिए, रीना टोल्ड द बॉय
व्हाट इज द मैटर, सीधे क्वेश्चन ही पूछ लो ना, बात खत्म। और वैसे भी ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है, तो अंदर की चीज़ें जो टेंस है वो चेंज होंगी। रीना आस्क्ड द बॉय दैट व्हाट वाज द मैटर, फिर से क्वेश्चन ही लगा दो ना। फिर देखो सब्जेक्ट ये आ गया, पहले ही वर्ब आ गई, नहीं सब्जेक्ट को इधर होना चाहिए, वर्ब को इधर होना चाहिए, क्योंकि अब इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। हटाओ इसको। रीना आस्क्ड द बॉय व्हाट द मैटर वाज, ठीक है, एंड व्हाई ही, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, वर्ब आई, सही है। यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आई, द मैटर वाज ही वाज क्राइंग, शी ऑल्सो आस्क्ड हिम टू बी चेयरफुल, ठीक है। यहाँ पे देखो दैट का यूज नहीं हुआ, WH की फैमिली में दैट का यूज नहीं हुआ। जब इंपेरेटिव सेंटेंस था तो दैट का यूज नहीं हुआ। इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, फिर टू लगाकर हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, सी वाला सही लग रहा है। रीना इंक्वायर्ड व्हाई वाज द मैटर, ये तो गलती हो गया तब। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट क्या है हमारा, सी है। अब ये 9th वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द कस्टमर सेड, कस्टमर ने कहा था, कैन आई गेट अ गार्डन रोलर इन दिस शॉप, क्या मुझे इस शॉप में गार्डन रोलर मिलेगा। गार्डन रोलर क्या होता है, आपने देखा होगा, जिससे हम लोग पिच को समतल करते हैं, इस तरीके से बनता है, पिच को समतल करते हैं। एक हैंडल होता है यूं करके, एक इंसान जो है वो इसको धकेल रहा होता है, मतलब फ्लैट करने, जो पिच होती है उसको फ्लैट करने के लिए। वही गार्डन में यूज होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते मगर छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को पूछ रहा है वो। द असिस्टेंट रिप्लाइड, जो असिस्टेंट था उसने रिप्लाई किया, सर यू विल गेट इट इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट, आपको ये हार्डवेयर डिपार्टमेंट में मिलेगा, ठीक है। कैन आई गेट अ गार्डन रोलर इन दिस शॉप, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर क्या मुझे गार्डन रोलर मिल जाएगा आपकी दुकान से, आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या आएगा, हाँ या नहीं में आएगा ना, मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर। तो ये कनेक्ट किससे हो रहा होगा, इफ या वेदर, दैट से तो होगा नहीं, ठीक है। द असिस्टेंट रिप्लाइड सर यू विल गेट इट इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, वो आदर के साथ कह रहा है कि सर आपको हार्डवेयर डिपार्टमेंट में वो मिल जाएगा। तो अब देखते हैं पहला वाला हमारा ऑप्शन, द कस्टमर आस्क्ड दैट कुड ही, दैट का तो यूज ही नहीं आएगा, बात खत्म। सेड लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो अंदर की हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो टेंस है वो उसी हिसाब से चेंज होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। द कस्टमर टोल्ड ही कैन गेट अ, देखो फिर से वही बात है, ही कैन गेट अ रोलर इन दैट शॉप, ये तो होगा नहीं, या तो इफ लगाने ही भूल गए। द कस्टमर वंडर्ड कैन ही गेट अ, फिर वही दिक्कत आ गई। द कस्टमर इंक्वायर्ड, कस्टमर ने पूछा, इफ ही, ठीक है, कैन का कुड हो गया, ठीक है, कुड एक मॉडल वर्ब होता है इसलिए यहां पर बेस फॉर्म आएगी गेट अ गार्डन रोलर इन दैट शॉप, एकदम सही है। द असिस्टेंट रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, उसने आदर के साथ रिप्लाई किया, दैट ही, कौन, जो कस्टमर था, वुड, विल का वुड हो गया, गेट इट इन द हार्डवेयर डिपार्टमेंट, तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।